हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक मॉडल पेपर को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार ग्रामर सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है और किस प्रकार उसका उत्तर लिखा जाता है। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है खासतौर से इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है और मॉडल पेपर के और बहुत सारे पेपर्स जो है मैंने ऑलरेडी उसको सॉल्व करके अपलोड कर दिए हैं, जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है जो फर्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा ग्रामर सेक्शन में, वो पूछा जाएगा नरेशन से पूछा जाएगा। देखिए, लिखा है कि यहां पर कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। इसको जो है ये डायरेक्ट में दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो पहला कि ही सेड, उसने कहा कि आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो। अब दूसरा क्या है कि ही सेड दिस इज माई बुक, उसने कहा कि यह मेरी पुस्तक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले करते हैं। ही सेड, उसने कहा कि आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक छात्र हो। अब यहां पर देखिए, इसमें इज आर एम शुरू में लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप जानते हैं कि जब जो है सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं। तो यहां पर सेड आस्क में चेंज होगा, ही आस्क्ड। अब आप जानते हैं कि इज आर एम वाज वर्ड से सब शुरू, जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, तो कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कंजक्शन इफ हो गया। अब उसके बाद इफ के तुरंत बाद जो है हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असेटिव में चेंज कर देंगे तो तुरंत सब्जेक्ट का यूज होगा। अब यहां पर देखिए, यहां यू है, यू जो है ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट है नहीं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसको या तो फर्स्ट में चेंज कर देंगे या थर्ड में, या तो आई में या तो ही में चेंज कर देंगे। तो हम चूंकि यहां पर आई में चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ इज आर और एम को चेंज, एज आर एम चेंज होता है किसमें, वाज और वर में। तो आई के साथ वाज लगता है तो वाज हो गया। और इफ आई वाज अ स्टूडेंट। अब दूसरा देखिए, चूंकि इसमें आपको करना होगा, केवल एक ही करना होगा कि मैंने यहां पर दोनों को बता दिया है। दूसरा है कि ही सेड, उसने कहा कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है। तो अब देखिए, ही सेड कंजक्शन दैट रहेगा, क्योंकि यह सेंटेंस दिस इज माई बुक, यह जो है यह असेटिव सेंटेंस है, तो कंजक्शन दैट का यूज होगा, ही सेड दैट। अब यहां पर देखिए, यह मेरी पुस्तक है, जब कोई वस्तु दिस दैट जो है, जब उस वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए उसका प्रयोग हो, जब वह व्यक्ति के सामने है, तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहां दिस का दिस ही रहेगा और यहां इज का वाज हो जाएगा। और यहां माई है, माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव है तो बदलेगा फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार। तो ही जो है थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ही सेड दैट दिस वाज हिज बुक। अब आशा करता हूं कि दोनों समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा वह सिंथेसिस से पूछा जाएगा, कंबाइन करने के लिए। देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इसमें देखिए लिखा गया है, शेक्सपियर रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। इसको कंबाइन करना है सिंपल सेंटेंस में। और दूसरा क्या है, आई हैड सीन द पिक्चर ट्वाइस, आई वांटेड टू सी इट अ थर्ड टाइम। इसको कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो इसमें भी दो दिया रहेगा, आपको केवल एक ही को कंबाइन करना होगा। तो हम लोग पहले को कर लेते हैं। देखिए, यहां पर एक शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, शेक्सपियर ने लिखा शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा। ही वॉज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, वो एक महान ड्रामेटिस्ट थे, मतलब नाटककार थे। अब कि ये जो है सिंपल सेंटेंस में बनेगा, तो आप जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए, ये यहां पर केस इन एपोजिशन का प्रयोग होगा। केस इन एपोजिशन का मतलब होता है कि किसी एक नाउन की व्याख्या जो है कोई नाउन या फ्रेज करता है, तो हम क्या करते हैं, उसे दो कामा के बीच में लिख देते हैं। अब से देखिए, शेक्सपियर क्या था, शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट था, तो यहां पर इस तरह होगा, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। इसको अब एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट जो व्याख्या करा किसकी, शेक्सपियर की, तो इसका प्रयोग जो है केस इन एपोजिशन की तरह इसका प्रयोग किया गया। तो जो व्याख्या करता है उसको दो कामा के बीच में रखते हैं। तो इस तरह हो जाएगा, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर एक महान नाटककार जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा। अब यह जो है ये सिंपल सेंटेंस का फॉर्म है। सिंपल सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो कहां है, एक ये यहां है, रोट। इससे फाइनाइट उससे कहते हैं, इससे टेंस की जानकारी होती है और सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो इससे मालूम चल रहा है कि ये किस टेंस में, अर्थात ये पास्ट टेंस में है। फ्रेंड्स, यहां पर जगह नहीं, इसलिए मैंने केवल पहले वाले को ही ऊपर वाले को सॉल्व किया है। अब आइए उसके नीचे देखते हैं। नेक्स्ट है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। करेक्ट, इसको चेंज करना है जैसा कि इसके सामने दिया गया है, जैसा निर्देश दिया गया है। जैसे हु टीचेस यू इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इसको चेंज करना है पैसिव में।
तो आप जानते हैं कि हु का बाय हुम हो जाता है। अब उसके बाय हुम के तुरंत बाद जो है हेल्पिंग पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो यहां पर तुम्हें कौन पढ़ाता है तो आप जानते हैं कि इसमें ईएस लगाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में का जो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब होता है वो इज, आर और एम होता है। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वह जो है यू ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ठीक है, तो यहां पर यू के अनुसार आर लगेगा। तो बाय हुम आर यू टॉट, और क्रिया का थर्ड फॉर्म, तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो, इसका अर्थ होगा तुम किसके द्वारा पढ़ाए जाते हो। दूसरा देखिए, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है। अब इसको चेंज करना है किसमें, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। यहां पर गलत दे दिया है, यहां ओ होना चाहिए ना, ओ होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। आप जानते हैं कि एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब देखिए, पहले आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसका रूप बदल जाए लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, तो इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। इसका मतलब ये यहां पे देखिए मोर इंटेलिजेंट लिखा है, तो मोर इंटेलिजेंट जो है यह कंपैरेटिव डिग्री है। हमको इसको करना है किसमें, हमको करना है इसको इंटेलिजेंट की ओर करना है। तो इंटेलिजेंट को एक सेंटेंस में इस प्रकार रखेंगे कि इन दोनों जो चेंज करने के बाद है, जो चेंज करने के पहले जो सेंटेंस है उन दोनों के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम। देखिए, तो हम सेम इसी तरह चेंज कर देंगे, श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है एज राम, जितना राम। देखिए, दोनों के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं, श्याम उतना बुद्धिमान नहीं है जितना राम। इसका मतलब कि राम श्याम से ज्यादा बुद्धिमान है, तो वही ऊपर वाला है राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वह सिंटेक्स से पूछा जाएगा। आपको कुछ इनकरेक्ट सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा है कि ही रन्स वेरी फास्टली, ही रन्स वेरी फास्टली, उसमें क्या है, यहां फास्टली नहीं होगा, यहां पर फास्ट होगा, क्योंकि यहां वेरी तो खुद ही एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है, ये होगा, फास्टली नहीं होगा। दूसरा देखिए, मेनी पैट्रियट हैव डाइड फाइटिंग फॉर फ्रीडम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो इसका मतलब कि मेनी पैट्रियट, कई देशभक्त हैव डाइड, मर चुके हैं, फाइटिंग फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए। अब यहां पर देखिए, यहां हैव की जगह हैज होगा। अब हैज क्यों होगा, आप ध्यान रखिएगा, यदि केवल मेनी आया है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है। अगर केवल मेनी रहता तो यहां पर हैव हो सकता था, लेकिन जब मेनी अ आए, ध्यान रखिएगा, जब मेनी अ आए तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, तो यहां पर हैव के स्थान पर जो है यहां पर हैज का प्रयोग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मेनी केवल आए तो उसके साथ वर्ब प्लूरल आता है, और मेनी अ आए तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। नेक्स्ट देखिए, इट इज द सेम वॉच, यह वही घड़ी है विच आई परचेज टुडे, जिसे मैंने आज खरीदा है। अब देखिए इसमें क्या गलत है, आप जानते हैं कि सम और सच के साथ एज का प्रयोग होता है, या विच का प्रयोग नहीं होगा। सेम और सच के साथ एज का प्रयोग होता है, तो इस तरह होगा, इट इज द सेम वॉच एज आई परचेज टुडे। कह रहा है कि यह वही घड़ी है जिसे मैंने आज खरीदा है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कि ही हैज गॉन टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई चला गया। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य में यस्टरडे लगा हुआ हो तो वह हमेशा पास्ट इन्फिनिट बनेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो वाक्य में यस्टरडे लगा हो तो पास्ट इन्फिनिट बनेगा, जबकि यहां पर इसमें हैज और क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाए तो ये गलत है, तो बनेगा पास्ट इन्फिनिट में। तो यहां पर गो का वेंट हो जाएगा, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, इस तरह होगा, ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे, वह कल मुंबई गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे इसके बाद, जब ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन ये हो जाएगा सब, तो उससे वोकैबुलरी सेक्शन से पूछेंगे जाएंगे, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन सब से। तो यहां पर लिखा है कि गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कह रहा है कि इनका सिनोनिम्स लिखना। सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द अर्थात पर्यायवाची शब्द लिखने। तो यहां पर देखिए, हार्डशिप मीन्स कठिनाई होती है, तो इसका हो जाएगा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी मीन्स कठिनाई। डिजास्टर मीन्स विनाश होता है, तो कैलमिटी, कैलमिटी मीन्स भी विनाश होता है। ब्रेव मीन्स बहादुर होता है, तो इसका बोल्ड, बोल्ड मीन्स भी बहादुर होता है। अब देखिए, उसके बाद है कि गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके एंटोनिम्स लिखने हैं। जैसे सैन मीन्स होता है, सैन मीन्स समझदार होता है, तो इनसेन मीन्स असमझदार या बेवकूफ। सैन मीन्स समझदार, तो इनसेन मीन्स बेवकूफ। दूसरा इनह्यूमन का ह्यूमन हो जाएगा, या फ्रॉन का हो जाएगा स्माइल। फ्रॉन मीन्स होता है क्रोधित होना, भ्रिकुटी चढ़ाना या क्रोधित होना, तो स्माइल मीन्स मुस्कुराना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियरली। इसको यहां पर देखिए ब्रेक लिखा है, ये होमोफोन से है। सोर लिखा है,
तो होमोफोन्स में क्या होता है, मिलते जुलते ध्वनि वाले शब्द होते हैं, थोड़ा स्पेलिंग की डिफरेंस होती है, कभी कभी सेम स्पेलिंग भी होती है, लेकिन उसके अर्थ में डिफरेंस होता है, उसके एक से कई अर्थ होते हैं, तो उसको सेंटेंस में यूज करके उसके अर्थ को क्लियर करना पड़ता है। अब यहां पर देखिए, पहले मैं इसको बताता हूं, यहां पर शोर और शोर का क्या मतलब है। देखिए SOAR शोर मीन्स उड़ना होता है, SOAR शोर मीन्स उड़ना होता है। तो द बर्ड इज सोअरिंग हाई, पक्षी ऊंचाई पर उड़ रहा है, पक्षी ऊंचाई पर उड़ा है। अभी शोर मीन्स क्या होता है देखते हैं। अब देखिए दूसरा है SORE, शोर मीन्स दुखी होता है, शोर मीन्स क्या होता है, दुखी। तो इसका सेंटेंस में यूज है कि ही इज बीट शोर, वो थोड़ा दुखी है, वो थोड़ा दुखी है। अब अगला देखिए, ब्रेक और ब्रेक में क्या अंतर होगा। यहां पर ब्रेक है और ब्रेक, दोनों में क्या अंतर है। तो BRAKE, ब्रेक का मतलब होता है जो गाड़ी का ब्रेक होता है उसे, या रोक लगाने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। तो अ ड्राइवर्स यूज हिज ब्रेक, एक ड्राइवर अपनी ब्रेक का प्रयोग करता है टू स्टॉप द व्हीकल, वाहन को रोकने के लिए। और दूसरे ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। क्या होता है, तोड़ना होता है। सो द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज टॉयज, कि बच्चे ने अपने खिलौनों को तोड़ दिया है। नेक्स्ट है कीथ एंड कीन, कीथ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा, देखिए लिखा है कि यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइडियम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस एज सो एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर। इसमें कुछ आइडियम्स फ्रेजेस दिए गए हैं, जिसमें से केवल 3 को आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसमें जो है संभवतः सभी का बता दे रहा हूं कि क्या अर्थ होगा, उसका सेंटेंस में कैसे यूज करना पड़ेगा। आपको जो है इसका सेंटेंस में यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहां लिखा है कीथ एंड कीन, ए कॉक्स एंड फुल स्टोरी, थ्रू थिक एंड थीन, अ हरकुलियन टास्क, अ फेयर विद अ फ्रेंड। तो आइए हम जो है एक एक का देखते हैं कि यहां पहला है कीथ एंड कीन। कीथ एंड कीन का मतलब होता है रिलेटिव्स, इसका मतलब है रिलेटिव्स अर्थात संबंधी। आवर कीथ एंड कीन हेल्प्स अस इन आवर डिफिकल्टी, कह रहा है कि हमारे रिश्तेदार जो है या हमारे संबंधी हेल्प्स अस, हमारी मदद करते हैं इन आवर डिफिकल्टी, हमारे कठिनाई के समय में। नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फाल्स स्टोरी, मतलब बेसिर पैर की फाल्स स्टोरी, मतलब बेसिर पैर की कहानी, ऐसे कह सकते हैं। जैसे द टेल ऑफ हिज हीरोइज्म, कह रहा है कि द टेल ऑफ हिज हीरोइज्म, टेल में कहानी होती है, उसके वीरता की कहानी, इज नथिंग कुछ भी नहीं है, बट ए कॉक एंड बुल स्टोरी, एक बेसिर पैर की कहानी की, मतलब एक झूठी कहानी के, उसकी वीरता कहानी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है थ्रू थिक एंड थीन। थ्रू थिक एंड थीन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेस। क्या मतलब होता है, थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब हर परिस्थिति में। इसका मतलब होता है थ्रू ऑल सर्कमस्टेंसेस, गुड और बैड, अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में, इसका मतलब होता है थ्रू थिक एंड थिन, मतलब होता है अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में। देखिए इसका सेंटेंस कैसे यूज किया गया है। अ ट्रू फ्रेंड स्टैंड बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, कह रहा है कि अ ट्रू फ्रेंड एक सच्चा मित्र, स्टैंड बाय हिज फ्रेंड अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है, थ्रू थिक एंड थीन, अच्छी या बुरी हर परिस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट है अ हरकुलियन टास्क, है अ हरकुलियन टास्क। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अत्यंत कठिन कार्य। क्या मतलब होता है, अत्यंत कठिन कार्य। तो इसका सेंटेंस में यूज है कि टू असेंट माउंट एवरेस्ट, कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना, एसेंट में चढ़ाई करना, टू एसेंट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना, इसे हरकुलियन टास्क करा कि एक अत्यंत कठिन कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फियर विद अ फ्रेंड। इसमें है अ फियर विद अ फ्रेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अ फियर विद अ फ्रेंड्स का मतलब होता है समृद्धि के दिनों के अवसरवादी, समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। अ फियर विद अ फ्रेंड का मतलब है, मतलब वो ऐसे मित्र होते हैं जो आपका अच्छा समय चल रहा है अगर, तो अच्छे समय आपके साथी होते हैं, बुरे समय साथी नहीं होते हैं। तो इसका होगा समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। देखिए इसका सेंटेंस में यूज है कि फेयर विद अ फ्रेंड नेवर कम टू हेल्प अ मैन इन हार्ड डेज। कह रहा है कि जो फेयर विद अ फ्रेंड होते हैं, मतलब समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र जो होते हैं, नेवर कम टू हेल्प ए मैन इन ए हार्ड डेज। कह रहा है कि एक व्यक्ति की कठिन दिनों में मदद करने के लिए कभी सामने नहीं आते। फ्रेंड्स, अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वह ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। ट्रांसलेशन 10 नंबर का होगा, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा आपको। देखिए यहां पर लिखा है कि एक बार दिल्ली के निकट एक गांव में महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ था। तो एक बार दिल्ली के निकट एक गांव में महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ बैठा हुआ था। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो हमने इसको ट्रांसलेट किया है कि वंस, एक बार, महमूद गजनवी
वाज सिटिंग, एक बार महमूद गजनवी बैठा हुआ था विथ हिज चीफ्स, अपने सरदारों के साथ इन ए विलेज, एक गांव में नियर दिल्ली, दिल्ली के पास। एक बार महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ दिल्ली के पास एक गांव में बैठा हुआ था। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गांव उजड़ा हुआ था, लोग कई महीने पहले अपने सामान लेकर चल दिए थे। गांव उजड़ा हुआ था, लोग कई महीने पहले अपने सामान लेकर चल दिए थे। इसमें कि द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, गांव उजड़ा हुआ था, या डिसोलेटेड भी कह सकते हैं। द विलेज वाज डिसोलेटेड या द विलेज वाज डिस्ट्रॉयड, गांव उजड़ा हुआ था। पीपुल हैड लेफ्ट, पीपुल जा चुके थे विद देयर बिलोंगिंग्स, अपने सामानों के साथ, सेवरल मंथ एगो, कई महीने पहले। गांव उजड़ा हुआ था, लोग अपने सामानों के साथ कई महीने पहले जा चुके थे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वहां किसी मनुष्य या जानवर को न पाकर महमूद को आश्चर्य हो रहा था। वहां किसी मनुष्य या जानवर को न पाकर महमूद को आश्चर्य हो रहा था। थोड़ी देर में उसकी दृष्टि उल्लुओं के एक जोड़े पर पड़ी। देखिए नेक्स्ट है कि महमूद वाज सरप्राइज, महमूद आश्चर्यचकित था, टू फाइंड नोबडी देयर, वहां किसी को न पाकर के। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, कुछ समय बाद, कह रहा कि हिज आईसाइट, आईसाइट मीन दृष्टि, कह रहा कि आफ्टर शॉर्ट टाइम, कुछ समय बाद, हिज आईसाइट, उसकी दृष्टि, फेल ऑन ए पेयर ऑफ आउल्स, कह रहा यहां फेल का मतलब पड़ना, उसकी दृष्टि जो है फेल ऑन ए पेयर ऑफ आउल्स, एक जोड़ी उल्लुओं पर पड़ी। पेयर मीन्स जोड़ी होता है। वे खंडहर पर बैठे हुए थे और बातचीत करते हुए मालूम पड़ते थे। वे खंडहर पर बैठे हुए थे और बातचीत करते हुए मालूम पड़ते थे। महमूद ने मंत्री की ओर देखा और कहा कि क्या तुमने 1 वर्ष पहले मुझसे नहीं कहा था कि तुम चिड़ियों की बोली समझते हो? देखिए नेक्स्ट है कि दे आर सिटिंग, वे बैठे हुए थे ऑन रुइन, एक खंडहर पर। रुइन मीन्स खंडहर, वे एक खंडहर बैठे हुए थे। एंड सीम टू बी टॉकिंग, और बात करते हुए प्रतीत हो रहे थे। महमूद लुक्ड एट द मिनिस्टर, महमूद ने मंत्री की तरफ देखा। एंड सेड, कहा, इफ यू डिड नॉट टेल मी, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था, अ ईयर एगो, 1 साल पहले, क्या तुमने मुझसे 1 साल पहले नहीं कहा था, दैट की यू अंडरस्टैंड, कि तुम समझते हो, द बिडिंग्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की भाषा या पक्षियों की बोली। बिडिंग मीन्स बोली होता है, बिडिंग मीन्स बोली होता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्होंने कहा कि ये उल्लू क्या बातचीत कर रहे हैं? मंत्री ने उत्तर दिया, इन उल्लुओं में से एक बूढ़ा है और दूसरा जवान है। जवान उल्लू बूढ़े उल्लू के लड़के से अपनी लड़की का विवाह करना चाहता है। देखिए नेक्स्ट है यहां से कि व्हाट आर दीज आउल्स टॉकिंग अबाउट, उसने पूछा कि व्हाट आर दीज आउल्स टॉकिंग अबाउट, ये उल्लू किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां अबाउट जो लिखा है बारे में, ये उल्लू किसके बारे में बात कर रहे हैं? द मिनिस्टर रिप्लाइड, मंत्री ने उत्तर दिया, वन ऑफ दीज आउल्स, इन उल्लुओं में से एक इज ओल्ड, वृद्ध है, एंड द अदर, और दूसरा जो है इज यंग, युवा है। द यंग आउल वांट्स टू मैरी, कह रहा है कि द यंग आउल, कह रहा है कि जो जवान उल्लू है, वांट्स टू मैरी हिज डॉटर, अपने पुत्री की शादी करना चाहता है, टू द सन ऑफ ओल्ड आउल, कह रहा है कि बूढ़े उल्लू के लड़के से। नेक्स्ट है, बूढ़ा उल्लू दहेज में 100 उजड़े गांव मांगता है। उसके उत्तर में जवान उल्लू कह रहा है, महमूद गजनवी की कृपा से मैं तुम्हें 1000 उजड़े गांव दे सकता हूं। महमूद को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ और वह वहां से चल दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि बूढ़ा उल्लू दहेज में 100 उजड़े गांव मांगता है। उसके उत्तर में जवान उल्लू कह रहा है, महमूद गजनवी की कृपा से मैं तुम्हें 1000 उजड़े गांव दे सकता हूं। महमूद को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ और वह वहां से चल दिया। देखिए यहां से है, दी ओल्ड आउल, कह रहा है कि बूढ़ा उल्लू डिमांड्स, मांग करता है, फॉर 100 डिजोलेट विलेज, कह रहा है कि फॉर 100 डिजोलेट विलेज, उजड़े गांव, इन डॉरी, दहेज में। कह रहा है कि बूढ़ा उल्लू जो है दहेज में 100 उजड़े गांव की मांग करता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए डिमांड में यस लगा हुआ है। उसके बाद है कि गिविंग द आंसर, उत्तर देते हुए, द यंग आउल इज सेइंग, कह रहा है कि जवान उल्लू जो है इस सेइंग कह रहा है, उत्तर देते हुए जवान उल्लू कह रहा है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, बाय द ग्रेस ऑफ महमूद गजनवी की, ग्रेस माने कृपा, कह रहा है कि महमूद गजनवी की कृपा से, फिर कॉमा रहेगा, आई कैन गिव यू 1000 डिजोलेट विलेज, कह रहा है कि मैं तुम्हें 1000 उजड़े गांव दे सकता हूं। आप जानते हैं कि सकना के लिए कैन का प्रयोग होता है। उसके बाद है, महमूद वॉज वेरी सॉरी टू हियर दिस,
कह रहा है कि महमूद जो था, महमूद वेरी सॉरी, महमूद बहुत दुखी हुआ टू हियर दिस, यह सुनकर, एंड लेफ्ट फ्रॉम देयर, और वहां से चल दिया। देखिए उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जिसे आपको 250 वर्ड में लिखना पड़ेगा, जैसे सेफ्टी टू रोड्स, सड़क की सुरक्षा, इंडियाज रिलेशन विथ और नेबर्स, कह रहा है कि भारत का संबंध उसके पड़ोसियों के साथ, मतलब भारत का संबंध उसके पड़ोसियों के साथ कैसा है, या द हिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे का इतिहास, या वैल्यू ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में गेम खेल का महत्व, द रोल ऑफ मीडिया, मीडिया करें मीडिया का रोल, मीडिया की भूमिका। तो चूंकि ऐसे फ्रेंड्स इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वैसे वैल्यू ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ में ये वाला जो है यह ऐसे मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे के वीडियोस में पड़े हुए हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स सबसे लास्ट में आपसे एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा और उस पैसेज से जो है कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको लिखने पड़ेंगे। यहां पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि इस पैसेज को केयरफुली पढ़िए, मतलब सावधानी के साथ पढ़िए, और उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर दीजिए। देखिए यहां पर लिखा है कि यू कैन नॉट कंसिडर योर सेल्फ प्रॉपरली एडजस्टेड वेल विथ अदर पीपुल। कह रहा है कि यू कांट कंसिडर योर सेल्फ प्रॉपरली एडजस्टेड, आप अपने को अच्छी तरह से एडजस्टेड नहीं पाते, मतलब समायोजित नहीं पा पाते हैं विथ अदर पीपुल, दूसरे लोगों के साथ। कह रहा है कि आप जो है अपने को दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से समायोजित नहीं पाते हैं। यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं कि यू हैव नो यूज फॉर देम, कि आपका उनके लिए कोई लाभ नहीं है। यू हैव नो यूज फॉर देम, कि उनका जो है आप या उनका आपके लिए कोई लाभ नहीं है। दैट यू कैन मैनेज वेरी वेल ऑन योर ओन रिसोर्सेज, और यह भी सोच सकते हैं कि यू कैन मैनेज, कि आप मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप व्यवस्था कर सकते हैं वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह, ऑन योर ओन रिसोर्सेज, अपने संसाधनों से, मतलब आप अपने संसाधनों पर अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, आपको दूसरों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आप सोच सकते हैं। बट लेकिन इफ यू डू थिंक दिस, लेकिन यदि आप इस पर विचार करें तो यू आर मिस्टेकन, तो आप अपने को गलत पाएंगे। करा यदि आप इसे विचार करें तो आप गलत पाएंगे आप अपने आप को। दी हर्ड इंस्टिंक्ट, करा कि झुंड की प्रवृत्ति, दी हर्ड इंस्टिंक्ट मतलब झुंड की प्रवृत्ति, विच इज प्रेजेंट इन एनिमल, करा जो जानवरों में भी होती है, इज ऑल्सो पार्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग इन इन मैनकाइंड, करा कि यह जो है विशेष रूप से स्ट्रॉन्ग इन मैनकाइंड, करा कि मानव जाति के रूप में भी मजबूत रूप से पाई जाती है। इसका मतलब जो झुंड की प्रवृत्ति है जो जानवर में ही पाई जाती है, और उसी के साथ साथ मनुष्य में भी झुंड प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि मनुष्य भी झुंड में ही रहना चाहता है। कह रहा है कि नोटिस, इस बात पर ध्यान दीजिए कि हॉर्सेज और काउस, कि घोड़े या गायें, इन ए फील्ड शेल्टरिंग, कह रहा है कि किसी आश्रय देने वाले क्षेत्र में, फ्रॉम विंड और रेन, कह रहा है कि हवा और बारिश से, कह रहा है कि नोटिस ध्यान दीजिए कि हॉर्सेज और काउ इन ए फील्ड, कह रहा है कि घोड़े और गाय जो है एक खेत में शेल्टरिंग, सहारा लेते हैं, फ्रॉम विंड और रेन, कह रहा है कि हवा से और बारिश से। यू विल फाइंड देम, तुम उनको पाओगे, ऑल हडल टुगेदर अंडर द सेम ट्री, एक ही पेड़ के नीचे एकत्रित हुए। कह रहा है कि जब कभी जो है बारिश होती है या वर्षा होती है या ओले पड़ने लगते हैं, पत्थर पड़ने लगते हैं, कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है, तो आप जो है इन सभी जानवरों को एक ही पेड़ के नीचे इकट्ठा पाएंगे, या ऐसी जगह इकट्ठा पाएंगे जो उनको सुरक्षा दे सके, चाहे भले वे आपस में कितना हो दुश्मनी क्यों न हो। कह रहा है कि द सिक्योरिटी, सुरक्षा, वार्मथ गर्मी, एंड कंफर्ट, और सहारा, कंफर्ट मीन्स आराम, और कह रहा है कि सिक्योरिटी, वार्मथ गर्मी, एंड कंफर्ट, और आराम जो है, विच दिस एनिमल फाइंड, कह रहा है जिससे ये जानवर पाते हैं, कीपिंग टुगेदर, एक साथ रह करके, इज अवेलेबल टू अस, कह रहा है ये हमारे लिए भी उपलब्ध है। इसका कहने मतलब ये है कि द सिक्योरिटी, वह सुरक्षा, वार्मथ गर्मी, एंड कंफर्ट, और आराम, विच दीज एनिमल फाइंड इन कीपिंग टुगेदर, कह रहा है कि जो ये जानवर एक साथ रह करके पाते हैं, मतलब जब एक साथ होते हैं तो सिक्योरिटी मिलती है, वार्मथ मिलती है, कंफर्ट मिलता है, कह रहा है इज अवेलेबल टू अस, कह रहा है ये हमारे लिए भी उपलब्ध है। इन ह्यूमन कंपेनियनशिप, कह रहा हूं कि मानव झुंड में, मतलब मनुष्यों के साथ में या मनुष्य ग्रुप में ये हमें भी उपलब्ध है, हमें भी सुरक्षा मिलती है, गर्मी मिलती है, आराम मिलता है। द वाइज पर्सन रियलाइजेज दिस, कह रहा है कि बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं, एंड लर्न्स टू गेट ऑन वेल विद द रेस्ट ऑफ द हर्ड, कह रहा है कि एंड लर्न्स, और यह सीखते हैं या जानते हैं, टू गेट ऑन वेल, रहना, विद द रेस्ट ऑफ द हर्ड, कह रहा है झुंड के साथ। इसका कहने मतलब यह है कि बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं, और वे भी झुंड में रहना चाहते हैं, लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा, उससे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी लीव ए बेटर लाइफ,
किस प्रकार हम एक बेटर लाइफ जी सकते हैं, मतलब अधिक हम किस प्रकार अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो इसमें आंसर का आंसर है कि वी कैन लीव ए बेटर लाइफ, हम बेटर लाइफ जी सकते हैं, मतलब और अच्छा जीवन जी सकते हैं बाय एडजस्टिंग और सेल्फ, अपने को एडजस्ट करके प्रॉपरली अच्छी तरह से वेल विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ, मतलब हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं अपने को दूसरों के साथ समायोजित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ब्रिंग्स एनिमल क्लोजर टुगेदर, कह रहे हैं कि कौन सी चीज जो है ब्रिंग्स एनिमल क्लोजर टुगेदर, जानवरों को और पास लेकर के आती है, कौन सी चीज जानवरों को और पास लेकर के आती है। तो यहां पर इसका आंसर है कि द हर्ड इंस्टिंक्ट, मतलब झुंड की भावना, मतलब झुंड की प्रवृत्ति, झुंड प्रवृत्ति कह सकते हैं। दी हर्ड झुंड की प्रवृत्ति ब्रिंग्स एनिमल क्लोजर टुगेदर, एक दूसरे के और पास लेकर के आती है, क्या लेकर के आते हैं, झुंड की प्रवृत्ति, हर्ड इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन गिवन इन द पैसेज, इसमें जो पैसेज में जो अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना है। देखिए तो कहां पर दिया गया, पहले देखिए यहाँ पर दो अंडरलाइन पोर्शन है, हर्ड इंस्टिंक्ट इसको एक्सप्लेन करना है इंग्लिश में, और नीचे की ऑल हडल्ड टुगेदर अंडर द सेम ट्री, इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं कि इसका कैसे एक्सप्रेशन होगा। देखिए यहां पर है पहले का एक्सप्रेशन, हर्ड इंस्टिंक्ट मीन्स टू बिहेव, व्यवहार करना, एंड थिंक सोचना, लाइक द मेजोरिटी, मतलब अधिकांश लोगों की तरह व्यवहार करना और सोचना जी है, इसका मतलब है हर्ड इंस्टिंक्ट, झुंड प्रवृत्ति होती है। और नेक्स्ट जो है ऑल हडल टुगेदर अंडर द सेम ट्री का मतलब, इसका मतलब है कि ऑल एनिमल क्राउड टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, कह रहे हैं कि सारे जानवर क्राउड टुगेदर एक साथ एकत्रित हो जाते हैं इन ए स्मॉल स्पेस, छोटे से स्थान में, अंडर द सेम ट्री एक ही पेड़ के नीचे, टू प्रोटेक्ट देम अपने को सुरक्षा देने के लिए, फ्रॉम विंड और रेन, कह रहा है कि हवा से और बारिश से, मतलब सारे जानवर जो है अपने को हवा बारिश सुरक्षा देने के लिए एक छोटे से स्थान में एक ही पेड़ के नीचे एकत्रित हो जाते हैं, इसका ये मतलब है। तो फ्रेंड्स ये रहा सेकंड पेपर का मॉडल पेपर, मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। फ्रेंड्स हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, मैं जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा, समय मिलता रहेगा मुझे, मैं इसी तरह सॉल्व करके आप लोगों को देता रहूंगा, और निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आएगा कि परीक्षा में कैसे क्या करना है। और भी कई सारे वीडियोस मेरे सेकंड पेपर या और फर्स्ट सेक्शन बी के पढ़े हुए आप लोग को देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू।